Hello friends, welcome back. And this is the part 2 video of MCO03 Research Methodology and Statistical Analysis. In the previous video आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन लोगों को हमने डिस्कशन किया था एंड आगे चलते हैं अब क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं MCO03 के, तो ये जो क्विक रिविजन्स हैं आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए। सपोज़ अगर आंसर याद नहीं आया या फिर आप इफ़ यू फाइंड द आंसर डिफ़िकल्ट टू राइट, तो ये जो वीडियोस में जितने भी डिस्कशंस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप निकाल के आंसर्स लिख सकते हो एग्ज़ाम्स में कॉन्फिडेंटली, क्योंकि एमकॉम की एग्ज़ाम्स में लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट। सो ऑडियो भी है, विजुअल भी है, तो ये काफ़ी अच्छा बैलेंस है जो आपके माइंड में स्ट्राइक कर सकता है टू लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग शुड बी देयर। ओके, इस वीडियो में पहला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। नाउ बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस, I will say that the various sources of data that we collect for the research purpose, they are of two types, primary data and secondary data. Primary data are those data which are collected for the first time. That means they are first hand data. And secondary data are those data which are collected by someone else previously and we are using those data. So this is the basic difference. And to collect this primary data, I mean primary data ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है एंड ज़्यादा पर्पसफुल भी होता है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी डेटा डायरेक्टली कस्टमर से या रेस्पोंडेंट से हम लोग कलेक्ट करते हैं एंड हमारा जो मेन पर्पस होता है फॉर दैट कलेक्शन कि कौन से टाइप के डेटा कलेक्ट करने हैं, तो वो प्राइमरी डेटा से आपको मिल सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी दे ऑलवेज ट्राई टू find this primary data. So while collecting this primary data, we have these 5 methods. 5 मेथड हैं। पहला जो मेथड है दैट इज ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो रिसर्चर है वो सामने वाले को ऑब्जर्व करता है। ओके, ही ऑब्जर्व्स हिज बिहेवियर, हिज एटीट्यूड, हिज परसेप्शन एंड देन वहाँ से वो डेटा निकालता है एंड राइट इट डाउन। सो दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, where we observe and take the data. The second one is interview. We know about this. We are all working professionals and we have appeared in the interview quite a number of times. So we know that what happens on across that interview table. So basically the interviewer, he asks so many questions about the candidate and tries to collect data. And on that basis the selection is made. So the same thing happens here. The respondents are interviewed by the researcher, okay, and then we collect the data. Nice method, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेबिलिटी नहीं है इसकी। Now suppose अगर पूरी इंडिया का अगर हमें डेटा लेना है लोगों से, तो 125 करोड़ को थोड़े हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, इट्स डिफिकल्ट, है ना। तो ये लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है इसकी, लेकिन जो डेटा यहाँ से कलेक्ट होता है दैट इज अगर इंटरव्यूअर अगर सही है, सही ऑब्जर्व कर सकता है, तो इट इज़ ए गुड सोर्स। रिपोर्टर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, यू माइट हैव सीन इन द टीवी चैनल्स देयर आर सो मेनी रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, दे कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस रीजन्स एंड सेंड इट टू द न्यूज़ एजेंसीज। सो द सेम वे the company can also employ different type of reporters and they try to collect data from various sources, from various regions. Then questionnaire, ये बहुत important है आपके exams के लिए। Questionnaire basically it is a document, it is a list of questions which are to be asked to the respondents. You might have seen that so many times we come across the questionnaire and questionnaire के आपको exams में कभी कभी एक सैम्पल क्वेश्चनर भी लिखने के लिए आ सकता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल्ड बाइंग बिहेवियर आपके रीजन में कैसा है, तो हाउ यू विल राइट ए सैम्पल ऑफ दैट। सो यू विल स्टार्ट विद द नेम, एज, सेक्स, मोबाइल नंबर, देन यू कैन इम्पॉर्टेंट 10 और 15 क्वेश्चंस, सो यू कैन राइट डाउन, तो वो बन गया आपका क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर बहुत ही अच्छा
मेथड है टू कलेक्ट डेटा, प्राइमरी डेटा, एंड लास्ट वन इज शेड्यूल. So we can also make a schedule of collecting the primary data from various sources. Okay, the next question, how to prepare a questionnaire. Like just now I was telling you about sample questionnaire. जब आप लोग questionnaire जब डिज़ाइन करते हैं, so what are the basic conditions or criteria or the essentials of a questionnaire. तो इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं. तो क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए, हाउ इट शुड बी. सबसे पहले तो इट शुड हैव ए कवर लेटर कि कौन से टॉपिक पे यू आर मेकिंग द क्वेश्चनर. ओके, द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस. कीप द नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड, क्योंकि अगर क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए तो रेस्पोंडेंट्स विल बी कंफ्यूज्ड. सो ऑब्वियसली ही विल बी नॉट इंटरेस्टेड टू गिव द दिस थिंग आंसर्स. सो लाइक दिस. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी लिमिटेड. इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल. It should be simple to understand. I mean the questions. So simple question देना चाहिए so that respondents easily उसका आंसर लिख सकता है. And questions बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और उसके अंदर कोई तरीके का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी नहीं होने चाहिए कि रेस्पोंडेंट अटक जाए, क्योंकि रेस्पोंडेंट के पास में इतना टाइम नहीं होता है. ही एक्चुअली वॉलंटरीली इज गिविंग द आंसर्स, सो ही डजंट हैव मच टाइम फॉर दैट. तो like this. And the next one is no personal questions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. You should not write any or ask any such questions which can affect his sentiments, his emotions, or any type of personal question. I mean उसकी personal life से related कोई भी question नहीं पूछेंगे. Okay. Lastly, logical arrangements. All the questions should be logically arranged. I mean the questionnaire, it should start with the name of the respondent, then his date of birth, then sex, occupation, his mobile number, like this. So the sequence है that should be properly followed. It should be systematic. Okay, next question में चलते हैं. आते हैं secondary data. I told you the meaning of this and what are the different sources of collecting secondary data and what precautions that we should take while collecting secondary data. So there are two parts of this question. Let's see from what sources we can collect this secondary data. So basically three sources are here. One is published. You might have seen in the the data, the figures, the information that is given in the magazines, newspapers, books. So they are all published. I mean they are published by someone and we are using those data for our research purpose. The next one is unpublished. There are certain data or information which are still not published by the government agencies, by the educational institutions, by the researchers. I mean they are raw data. अभी तक उनकी publication नहीं हुई है. Still then we can collect the data. For example कि एक कॉलेज में जितने भी M.Com के स्टूडेंट्स हैं, तो फॉर द लास्ट 5 years कितने स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एडमिशन लिया है, तो ये थोड़ी वो लोग पब्लिश करेंगे. तो वी नीड टू विजिट द कॉलेजेस एंड रिक्वेस्ट द कॉलेज ऑथोरिटीज टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स. एंड लास्टली इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, दैट इज ऑब्वियस बाय इंटरनेट, गूगल, बहुत सारे डेटा हैं. मैक्सिमम आई थिंक 90% ऑफ द डेटा आर कलेक्टेड currently from this source, electronic source. Okay, and what precautions that we should take? As we know, secondary data are second hand data. They are not practically collected from the respondents. So this data, while you will assemble this data, so you must take few precautions. What are those? It should be suitable for your purpose. The purpose of the research should be satisfied. And the second one is it should be reliable. It should not be collected from such sources which are not reliable. आपने देखा होगा गूगल में अगर हम लोग कोई क्वेश्चन टाइप करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाते हैं एंड वहाँ पे उनके आंसर्स लिखे हुए होते हैं. तो उसमें से सारी वेबसाइट्स में जो आंसर्स हैं, आई डोंट थिंक दे आर करेक्ट. वहाँ पे हमें चूज ही होना होगा. यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ, यू हैव टू बी दैट इनर आई टू सी द करेक्ट आंसर फ्रॉम द वेबसाइट्स.
They are not 100%. So that should be there. You should collect the data from reliable sources. And lastly, sufficient, adequate. The data, the amount of data that you will collect, that should be sufficient enough so that you can make an analysis for the research. Okay, next question. You can get a difference between random and non-random sampling or census and sampling. Okay, let me tell you, random and non-random, actually these are the two methods of sampling. Sampling hota, you know, when we, while doing the research, we collect few samples. Agar maan lo ki, if we are to collect how many students of MCOM are studying in different universities of India, so we will, you know, collect few samples from different states. MCOM की जो बड़ी बड़ी जो कॉलेजेस हैं, तो वहाँ से हम लोग उनको सिलेक्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल. वो सैम्पल से फिर अगेन वी विल चूज़, जैसे मान लो आपने एक सैम्पल कलेक्ट कर लिया दिल्ली, तो दिल्ली में तो MCOM की बहुत सारी कॉलेजेस हैं, तो वहाँ से अगेन एक या दो ऐसे सैम्पल कलेक्ट करने पड़ेंगे जो फेमस हैं, रिनाउंड हैं. अगेन दैट विल गिव यू द करेक्ट इंफॉर्मेशन. सो दैट इज रैंडम. नॉन रैंडम, लाइक वी कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम, यू नो, नॉन रैंडमली, किसी से भी कुछ भी डेटा कलेक्ट कर लिया. देन सेंसस एंड सैम्पलिंग. सेंसस मीन्स, यू नो, द होल ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस. लाइक सपोज द इनकम्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसके लिए यू नीड सैम्पलिंग, आई मीन सेंसस. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सैम्पलिंग, दैट मीन्स यू विल कलेक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंसस. तो कुछ एक, you know, different samples collect करेंगे and on that basis we make the research. Now ये दोनों के आपको merits and demerits दोनों करने हैं exams के लिए, बहुत important है. Then comes the different methods of sampling. Just now I talked about के two methods, random and non-random. So random में जो random sampling is again divided into 5 types: simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling and multi-stage sampling. So these are the 5 types of random sampling. Simple random sampling में basically we just collect the samples randomly, किसी से भी कैसे भी choose किया, एक को ले लिया. So that is simple random, no problem with this. Systematic में, you know, we follow a certain pattern. जैसे मैं आपको बताऊं systematic में क्या होता है. जैसे, you know, these are few individuals. सपोज दीज आर द 4 सैम्पल्स. तो यहाँ पे जब सिस्टमेटिक में, आई मीन सिस्टमेटिक में कलेक्ट करेंगे, तो वी कैन टेक ए पैटर्न कि एक को छोड़ के एक, दैट मीन्स 1, देन वी विल टेक 3, देन वी टेक 5, लाइक दैट. वी विल कलेक्ट द डेटा विथ सम पैटर्न. सो दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक. स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा, दैट मीन्स एक एरिया बोल लीजिए, एक ग्रुप स्ट्रेटा में कन्वर्ट करेंगे एंड फ्रॉम दैट स्ट्रेटा वी कलेक्ट डेटा. तो ये जनरली ये स्ट्रैटिफाइड पूरी इंडिया में एप्लीकेबल हो सकता है, वाइड एप्लीकेशन है. एंड देन वी हैव क्लस्टर. क्लस्टर में यहाँ पे होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट और सिटीज और टाउन्स और विलेजेस, एंड फिर वहाँ से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं. Multi-stage is a combination of maybe stratified cluster or stratified systematic. So it's a combination multi-stage, and जैसे इसके नाम में भी है कि ये थोड़ा सा complex method है of collecting data. Then comes non-random. Then non-random is divided into 3 parts: convenience, judgment, quota. Convenience non-random sampling technique. इसमें जो भी आसानी से जो डेटा मिल जाए, दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंट. जो हमारे आसपास में है या आसानी से जो डेटा मिल जाए, दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंट नॉन रैंडम सैम्पल. इसके बाद में जजमेंट. नाउ जजमेंट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर का जजमेंट, उसकी एक्सपर्टाइज, उसके जो व्यूज़ हैं. सो वहाँ से भी वो भी मतलब डेटा इंफॉर्मेशन दे सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है अबाउट द फ्यूचर. So that is one method. Then quota.
We divide the population into different quotas on the basis of age, sex, literacy, like that, and we collect data. So these are very important questions, हमेशा आते हैं एग्जाम्स में. The next question is levels of measurement. I mean levels of measurement मतलब the data that we collect. So different scales are there to measure the information. So basically these 4 scales are there: nominal, ordinal, interval and ratio. Now ये सबसे लो लेवल की स्केल है, नॉमिनल स्केल. जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग पुट करते हैं तो उसके अंदर मेल और फीमेल ऐसे 2 आपने ऑप्शन चूज कर लिए, तो ये नॉमिनल स्केल है जहाँ पे आपके पास में 2 ही होते हैं ऑप्शन और उसमें से एक को करेक्ट करना होता है. सो दैट इज नॉमिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल में मेल फीमेल के साथ में अगेन एक रैंक वहाँ पे जुड़ जाता है. आई मीन लाइक मेल के अंदर भी मान लो आपने ऐड कर दिया उसके एज ग्रुप, तो वो रैंक हो गई. ओके, ये थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब सेकंड लेवल पे है. थर्ड लेवल इंटरवल है जहाँ पे एट्रीब्यूट के बेसिस पे होता है. सम एट्रीब्यूट्स आर असाइंड. एट्रीब्यूट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट हो सकते हैं या फिर क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट हो सकते हैं. तो लाइक दिस. देन वी हैव रेशियो. ये सबसे टॉप पोस्ट स्केल है जहाँ पे जीरो डिज़ाइन किया है. एंड जैसे कि एक इसका रेशियो स्केल का सिंपल एग्जांपल दे दूं आपको कि एक मान लो एटीएम है, तो हाउ मेनी कस्टमर्स दैट विजिट ए पर्टिकुलर एटीएम इन योर एरिया. मतलब एक टाइम पीरियड वहाँ पे असाइन किया गया कि 1 महीना या 1 वीक या फिर 15 दिन में कितने लोग एटीएम विजिट करते हैं. सो ये होती है रेशियो जहाँ पे टाइम फैक्टर भी अटैच करते हैं उसके साथ में, स्केल्स के साथ में. ओके, द नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. Like when we collect the various sources, various data, so we need to classify them. Classification is a must. So we can make the classification into 4 different types. Pehla, that is geographical. On the basis of area, geography, regions, we can divide the data. जैसे मान लो कि इंडिया के बारे में डेटा कलेक्ट करना है एंड वी कैन डिवाइड द इंडिया इनटू 4 पार्ट्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. फिर अगेन वी कैन analyze accordingly. The second one is chronological. Chronological, that means on the basis of time, on the basis of date. जिस डेट में जो डेटा कलेक्ट करते हैं we record that. जैसे अकाउंटिंग में करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द chronological way. So the same thing. Then we have qualitative. Qualitative में record on the basis of quality of the data. I mean quality यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, जैसे on the basis of age, on the basis of literacy, on the basis of sex. So like this we can divide, we can classify the data. And lastly quantitative. They are related actually. Quantitative, that is in like in terms of numbers. कौन से डेटा सबसे ज़्यादा कलेक्ट हुए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा कलेक्ट हुए हैं जिस टॉपिक पे वो पहली क्लास हो गई, सेकेंड क्लास में उससे कम. सो लाइक दिस. सो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी we can classify the data. The next one is significance of visual diagrams. As we know कि MCO 03 में statistics भी है, statistics में diagram भी है, so that is called visual presentation, visual diagrams. तो why these are important? ये जो visual diagrams हैं statistics में, and as a commerce student visual diagrams बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग. मतलब you can see the managers, जो top management हैं वो कितने बड़े बड़े दे प्रिपेयर चार्ट्स, स्केचेस, डायग्राम्स, उसको स्टडी करते रहते हैं. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर टू बिकम ए मैनेजर. तो ये विजुअल डायग्राम्स जो हैं, हाउ दे आर सिग्निफिकेंट, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज देयर रोल. तो सबसे पहले दे हेल्प इन द कंपैरिजन. पास्ट परफॉर्मेंस को करंट परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं बाय दिस सिंपल वे. डायग्राम्स, तो लास्ट 5 years के परफॉर्मेंस एंड दिस ईयर वी कैन ईजिली कंपेयर. द सेकेंड वन इज इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दिस. दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड. एक चीज़ होती है जिसको हम लोग पढ़ के रीड करके समझते हैं, एक चीज़ होती है देख के समझते हैं. तो दैट मेक्स, दोनों में बहुत फ़र्क है. तो जो चीज़ें मतलब जो दिखती है डायग्राम्स, वो हमारे माइंड में कुछ और ही इंप्रेशन पैदा करते हैं, तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है माइंड में.
सो दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी अट्रैक्टिव। जानते हैं डायग्राम्स ऑलवेज, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स कलरफुल होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो ऑब्वियसली समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वी टेक इंटरेस्ट, जो ऑब्जर्वर है वो इंटरेस्ट लेगा, उसको देखेगा ठीक से। लेकिन कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई है वर्ड्स में, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं हम लोग। सो लाइक दिस, लेस टाइम एंड कॉस्ट। ये भी ट्रू फैक्ट है कि ये डायग्राम्स वगैरह बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, सिंपल। एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो अनपढ़ आदमी हैं, इलिटरेट्स हैं, दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम्स। वो डायग्राम देख के बता देंगे कि भाई हाँ ठीक है, ये मेल, ये फीमेल, ये चिल्ड्रन। तो डेटा को ईजिली वो बता सकते हैं बाय कलर, बाय लुकिंग एट द कलर और बाय लुकिंग एट द नंबर। ओके, different types of diagrams that are used in statistics or they are used in visual presentation। तो ये 4 टाइप के हैं, आप जानते भी हैं इसके बारे में, नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट। जैसे बार डायग्राम, द अदर नेम इज कॉलमनर डायग्राम। तो बार डायग्राम्स होते हैं जिनके कुछ इस तरीके के बार्स होते हैं, उनके बीच में गैपिंग्स होती है। सो दे आर बार डायग्राम्स। सो डिफरेंट ईयर के लिए हम लोग we can plot the figures। हिस्टोग्राम्स और बारग्राम में डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे जो बार्स होते हैं, ये बार्स के बीच में गैपिंग्स नहीं होती। ओके, दे आर ऑल कंटिन्यूस, कनेक्टेड। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए कुछ इस तरीके से ऐसे दिस डायग्राम। बेसिकली यहाँ से भी हम लोग फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर सकते हैं जब इसके जो मिडिल पॉइंट है। सो व्हेन वी जॉइन दिस, सो वी गेट ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जहाँ पे कर्व देख के हम लोग एज्यूम करते हैं कि डेटा का साइज कैसा है। देन वी हैव पाई चार्ट। पाई चार्ट हम लोग जानते हैं, इट इज़ ऑफ 360 डिग्री एंड डिफरेंट तो कुछ ऐसा होता है। 360 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट परसेंटेजेस। ठीक है, एंड एज वी नो कि पूरा जो 100% का होता है, 100% इक्वल टू 360 डिग्री, एंड फिर डेटा को प्लॉट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन, रिवाइज दिस प्रॉपर्ली एंड अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।